तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज़ मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में हम लोग शैवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोग शैवालों के कुछ वर्गों पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शैवालों के बारे में जानना, इन वर्गों के बारे में जानना। यहाँ से भी कई बार प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते रहे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं न कहीं लिंक करा के प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगर आप शैवालों के वर्गों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो फिर शैवालों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत मदद करेगा। यही वजह है कि जब भी मैं शैवालों के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो इन वर्गों पे भी मैं डिस्कशन करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि एक बार आपको पढ़ना है, बार बार आपको मैं नहीं चाहता कि आप शैवाल के बारे में पढ़िए, साइंस बार बार पढ़िए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही बार पढ़ना है। ये एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप साइंस को लेकर के फ्री हो जाएंगे। फिर आपको किताबें 20 तरीके की नहीं पढ़नी है, 20 तरीके की कोचिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार मुझसे पढ़ेंगे, आपका जो नोट्स है वो पर्याप्त है। वीडियोस देखने की जो समय है मैं बहुत ज़्यादा कर दिया हूँ। अब मैं डबल वैलिडिटी आप लोगों को देता हूँ। जिस कोर्स की वैलिडिटी पहले 1 साल में देता था, अब मैं आपको 2 साल दे देता हूँ, ताकि आराम से देख लीजिए। अब मैंने पूरे कोर्स को टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दिया है। ऐप से मैंने हटा दिया, क्योंकि ऐप पे बर्डन मुझे भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसे लगता था और आप लोगों को भी पड़ता था, क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि आप लोग लिमिट टाइम में कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। 1 साल की वैलिडिटी दिया गया, पता चला 1 साल में भी आप लोग नहीं पढ़ पाए। मुझे क्या होता था कि पर स्टूडेंट मुझे पे करना होता था ऐप वालों को, और भी लिमिटेड समय के लिए। उनके लिए फिक्स होता था कि 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपको पूरा फ़ी पे करना होगा उस बच्चे का, तब उस बच्चे की वैलिडिटी बढ़ेगी। तो मैं अपने तरफ से बहुत पे करता था आप लोगों के लिए, और आप लोगों से मैंने फ़ी कभी डबल भी पूरा नहीं लिया कि आप पूरा जमा करिए। मैं बोलता था ठीक है 10-20%, 30% दे दीजिए। 4000 का कोर्स है तो आप 2000 दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, मैं आपका वैलिडिटी फिर से बढ़वा दूंगा 1 साल। तो उसमें भी बच्चों को बर्डन होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अब ऐप वाला सिस्टम ही हटा दिया जाए, टेलीग्राम पे दिया जाए, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं मेरे पास, तो उनको थोड़ा सुविधा होनी चाहिए। ऐप पे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आती थी। एक प्रॉब्लम्स आती थी, वीडियोस चल नहीं रहा है, बफर कर रहा है, फिर स्पीड, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें, डाटा बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो अब आप यूट्यूब पे अपने हिसाब से क्वालिटी तय करिए, अपने हिसाब से स्पीड तय कर लीजिए, कितनी स्पीड में देखना है, किस क्वालिटी में देखना है, और जितना मन करे उतना देखिए। उसमें व्यू लिमिट की भी समस्या नहीं रहेगी है कि आप एक वीडियो को 4 बार 5 बार देख सकते हैं। आप एक वीडियो को अनलिमिटेड बार देखिए। आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा है तो 1 साल में आप जितने बार चाहिए दिन भर देखिए, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो थी आप लोगों की दूर कर दी गई। आप लोगों के लिए ये आसान सा तरीका मैंने अपना लिया कि अब आप टेलीग्राम के माध्यम से मेरी क्लासेस को प्राप्त करेंगे। कोई भी कोर्स, जिस भी कोर्स में ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम के माध्यम से। बस इसमें है कि अब आपको एडमिशन करके ज्वाइन लेना होगा। उसके बाद आप 1 साल की वैलिडिटी थी उसको 2 साल, 6 महीना के जो था वो 1 साल, ऐसे करके मतलब हर वैलिडिटी मैंने डबल कर दिया। इतना समय मैं दूंगा कि आपका हो जाए आराम से। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 10-20 वीडियो रह गया तो मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा समय दे दूंगा। चलो भाई 2 महीना और ले लो। बस ये चाहता हूँ कि एक बार ज्वाइन करिए तो आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा। फिर बार बार चीज़ें वो मत करिए कि नहीं सर मेरा नहीं बने। मैं इतना समय देता हूँ कि अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो साइंस के बारे में बता रहा था। कुछ मैसेज आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। हालांकि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर बार जब भी मैं शुरू करता हूँ, इसीलिए मैं शुरू में बोल देता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोगों ने इन कर लिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इन करने के बाद ही 1 महीने का गैप लेकर के उसके बाद ही हम लोगों ने बायोलॉजी को शुरू किया। फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेस, लगभग 85 क्लासेस हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि 85 क्लासेस हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं आप या यूपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त है। जितना मैंने पढ़ा दिया वो पर्याप्त मैटर है। उसके बाद आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लेंगे, कोचिंग से छुटकारा। तो आप जो लोग पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मैं पूरा साइंस एक साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, तो आप एक साथ ज्वाइन कर लीजिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तुरंत दे दी जाएगी, आप उसको देखते रहिए। आपको इधर लेक्चर में शामिल कर लिया जाएगा। लगभग 30 लेक्चर हो चुके हैं हम लोगों का बॉटनी में, आप इसे देखते रहिए। तो आपके पास पर्याप्त वीडियोज़ हैं देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंतज़ार करना होगा। आप 80-85 लेक्चर उधर ख़त्म करेंगे, तब तक इधर हम लोग 80-85 लेक्चर तक पहुँच जाएंगे। तो आप सभी लोग, जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अलग ज्वाइन करना चाहते हैं, जूलॉजी बॉटनी अलग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं।
अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फीस एक साथ नहीं दे पाते, नहीं मैं 5,000 रुपये एक साथ नहीं दे पाऊंगा, तो 2,500 हज़ार करके आप दे दीजिए, 2 बार में आपको दोनों में अलग अलग करके ज्वाइन कर दिया जाएगा। देखने की सुविधा 1 साल से 2 साल तक मैं कर दूंगा, मतलब इतना दे दूंगा कि आप आराम से देख लीजिए, पूरा नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अभी साइंस के बाद फिर हम लोगों का सिर्फ मेंस वाली कुछ चीज़ें बचेंगी, टेक्नोलॉजी बचेगा, एथिक्स बचेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बचेगा, जिसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में मैंने 65 लेक्चर पढ़ा दिया है। शास्त्री काल तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। साइंस खत्म करने के बाद मैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करूँगा और टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू करूँगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रहेगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर आज़ादी के बाद भारत को कंटिन्यू करिए, हालांकि रुके हुए 1 साल हो गए उस क्लास को, मैं बीच में बहुत उलझा रहा, मैं चाहता था उसे जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन फिर से मुझे लगा कि पहले ये कंप्लीट कर लिया जाए सेक्शन, ताकि आप लोगों का प्री का झंझट खत्म हो जाए। फिर इसमें मेंस में बहुत सारे, जैसे आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में पूछता है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री मेंस की तरफ पढ़ लिए। ज्योग्राफी जो मेंस में पूछता है, हम लोग ज्योग्राफी मेंस की तरफ पढ़ लिए। तो लगभग इसमें आपका 60% प्री तो पूरा 100% हो जाएगा, 60% मेंस भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ मेंस में आपका बचेगा 3 चीज़, टेक्नोलॉजी, इथिक्स और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोगों ने आधा पढ़ लिया है, 50% से ज़्यादा ही पढ़ लिया है, लगभग 70% हम लोगों ने पढ़ लिया, 30% बचा हुआ है। साइंस हम लोग पढ़ लेंगे, यानी बॉटनी और जूलॉजी ये ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बचा हुआ है उससे मैं कंप्लीट कराऊंगा। टेक्नोलॉजी नया बैच शुरू कर दूंगा जो टोटली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये दोनों चीज़ पढ़ने के बाद फिर लास्ट में हम लोग इथिक्स पढ़ लेंगे, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके बीच में ही मुझे कुछ नए कोर्सेज भी शुरू करने हैं, कुछ नए चीज़ों को लेकर के, सिविल सर्विसेज के अलावा, जो इसी चैनल पे, या हो सकता है उसके लिए मैं अलग चैनल बना करके उस पर मैं शुरू करूँ, लेकिन इस पर भी चलेगा वो क्लासेस। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं थी जो अक्सर आप लोग मैसेज करते थे, तो मैंने सोचा कि वीडियोज़ में ही, क्लास में ही मैं दे दूँ, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी। अभी मैं जल्द ही कुछ वीडियोज़ लाऊंगा जहाँ आगे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे यूपी पीसीएस या बाकी के जो स्टेट पीसीएस हैं वो, और यूपीएससी, अब आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। उस तरीके से करिए, आपका 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जिस वे में बताता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करते जाइए, इस तरीके से करिए, आप उतना करके देखिए, मेहनत, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हुआ है, यहाँ से बहुत सारे बच्चों का हुआ है। ये अलग चीज़ है कि मैं मार्केटिंग नहीं करता उसका, मैं बताता नहीं फ़ोटो लगा करके, बाकी चीज़ें मुझे, मैं पढ़ने में ही इतना व्यस्त रहता हूँ, इतना मेहनत करना हो जाता है मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कि मैं बाकी चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर रहा। अभी मेरा है कि बस मैं क्वालिटी भी फोकस कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिटी बेहतरीन जाए, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लगना चाहिए कि हम यहाँ जुड़े हुए हैं तो बाकी कई जगहों से बेहतर है। लाखों लोगों को छोड़ करके आप हमारे यहाँ आए तो आपको फील होना चाहिए कि हमने लाखों लोगों को छोड़ा है, तो यहाँ आकर के आप ये महसूस करिए कि मैं बेहतरीन जगह पे आया हूँ। यही मेरा फोकस है, और मैं चैलेंजिंग, मतलब पूरी चैलेंज के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की क्लासेज जो बाकी जगहों के लाखों क्लासेस से बेहतर आपको लगेंगी। आप करके देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे शैवालों के ऊपर, शैवालों के वर्गों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी पे डिस्कशन किया था, जो पादप जगत के वर्ग क्लोरोफाइटा में आता था, और शैवालों के वर्ग में क्लोरोफाइसी में आता था। आज हम लोग बात करेंगे गोल्डन एल्गी की, स्वर्ण शैवाल की। तो हेडिंग डालिए, स्वर्ण शैवाल, स्वर्ण शैवाल, इसी पे डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग एक ही लेक्चर में इसको समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा 2 बचेगा, लाल शैवाल और भूरा शैवाल, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंड कर लेंगे। तो शैवालों को वर्ग इंड हो जाएगा 1 और 1, 2 लेक्चर कुल मिला के। स्वर्ण शैवाल, गोल्डन एल्गी। अब क्यों इसे गोल्डन एल्गी बोलते हैं? क्योंकि देखने में ये पीला हल्का सुनहरा रंग का नजर आता है, ना सोने के जैसा, इसी वजह से इसे गोल्डन एल्गी बोल देते हैं। जब हम बात करते हैं कौन से वर्ग में आता है, तो बेसिलियोफाइसी वर्ग में आता है। ध्यान रखिए, शैवालों का जो वर्ग है, शैवालों का वर्ग कौन सा है कि बेसिलियोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, बेसिलियोफाइसी। पादप जगत का प्रभाग में कौन सा आएगा? पादप जगत का प्रभाग में बेसिलियोफाइटा, बेसिलियो। ध्यान रखिएगा, इस वर्ग के जो शैवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिए, इस वर्ग के जो शैवाल हैं
जो भी शैवाल हैं उनको एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, यूपीएससी आईएएस में पूछा गया ये प्रश्न। इस वर्ग के शैवाल को एक विशेष नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं डायटम बोलते हैं। आपको लगता है कि डायटम एक शैवाल है, एक्चुअल में इस वर्ग में जितने भी शैवाल आएंगे उनको कॉमन नेम दे दिया गया, क्या? डायटम। उनको बोला जाता है डायटम। डायटम पूरा ग्रुप, इस समूह के जितने भी शैवाल हैं उनको नाम दिया डायटम। कई शैवालों को मैं नाम लिखवाऊंगा, सबको बोल सकते हैं एक शब्द में डायटम। ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ग के शैवालों के समूह को डायटम नाम दिया गया है? तो कौन सा वर्ग? बेसिलियोफाइसी। इस वर्ग के शैवालों क्या नाम दिया गया? डायटम। पादप जगत कौन सा वर्ग आता है? ये बेसिलियोफाइटा वर्ग आता है। क्लियर है यहाँ पे? अब आइए इसकी विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषताएं, यही इंपॉर्टेंट विशेषता है। पहली चीज, जब हम डायटम को देखते हैं तो वो स्थल में भी पाए जाते हैं डायटम, वो जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायटम जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। तो लिखिए ये स्थलीय एवं जलीय दोनों होते हैं। ये स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश समुद्री होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं। ठीक, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर समुद्री होते हैं। मैं अब आगे लिखवाऊंगा, जो व्हेल मछली है ना, व्हेल मछली के भोजन का भी काम करते हैं। ये एक कोश की होती है। अगला लिख लीजिए, ये एक कोश की होते हैं, ये एक कोश की होते हैं, ये एक कोश के होते हैं, तथा कभी कभी कॉलोनी में व्यवस्थित होते हैं, कॉलोनी में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कॉलोनी समझ रहे हैं ना? थैलस स्ट्रक्चर में कॉलोनियल थैलस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था, बस वही है कि एक कोश की होते हैं, लेकिन ये इनके थैलस कैसा होता है? कॉलोनी टाइप। यहाँ लिख लीजिए, थैलस संरचना सबका नहीं, कभी कभी मैंने बताया सभी नहीं है, कुछ डायटम कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो थैलस संरचना कॉलोनी, कॉलोनियल, कॉलोनियल, बस इसको समझिए समझने के दृष्टिकोण से। तीसरा पॉइंट, सारे पॉइंट से आप यहाँ पे परिचित होंगे। मैंने एक एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लिया पिछले लेक्चर्स में, कई सारे लेक्चर्स में। कॉलोनी थैलस स्ट्रक्चर में मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे जली और ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में ही बताया था कि इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं। फ्लैजिला के बारे में अभी चर्चा करूँगा। आप फ्लैजिला के बारे में भी हम लोगों ने खूब डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें बस आपको फोकस करना है यहाँ पे कि इसमें क्या है। इसमें भी फ्लैजिला का अभाव होता है, तो लिख लीजिए, इनमें फ्लैजिला का अभाव होता है, फ्लैजिला का अभाव होता है, अभाव होता है। अब क्या है कि मान लीजिए फ्लैजिला क्या काम करता है? फ्लैजिला का काम है गति प्रदान करना, गतिशीलता, मोशन का काम है। फ्लैजिला की वजह से ये एक जगह दूसरी जगह गति कर सकते हैं। पादप प्लांट जो तैरते हैं पानी में, जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए हो तो गति करेंगे नहीं, जो पानी में तैरने वाले जो शैवाल हैं। अब जब फ्लैजिला नहीं है तो क्या होगा? जो पानी में रहेंगे ये एक ही जगह निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, तरंगों के माध्यम से बस ऊपर नीचे करेंगे, ये गति नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान रख लिए, अभाव होता है। इसीलिए ये पानी के तरंगों के साथ निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, ध्यान रखिए। अब क्या हो गया? बस तरंगों के साथ, तरंग उठेगी तो तरंगों के साथ निष्क्रिय रूप से तैर सकते हैं। फ्लैजिला नहीं है, ऐसे ही नहीं तैर सकते। जिसमें फ्लैजिला होता है वो खुद आगे बढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है धीरे धीरे, लेकिन फ्लैजिला नहीं तो तरंगों के माध्यम से कभी तैरेगा, कभी ऊपर नीचे पड़ा रहेगा, ऐसे निष्क्रिय रहेगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे ध्यान रखना ही कि क्या होगा? ये निष्क्रिय रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, इनकी कोशिकाओं में, चौथा पॉइंट, इनकी कोशिकाओं में
क्लोरोफिल ए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए एवं सी, फिर कॉमा लगा लीजिए, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन एवं कुछ विशिष्ट जैंथोफिल, कुछ विशिष्ट जैंथोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसमें और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन और विशिष्ट जैंथोफिल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन किया है। फ्यूकोजैंथिन जब हम लोग पिगमेंटेशन पढ़ रहे थे शैवालों के ऊपर, वहाँ मैंने बताया था, और जैंथोफिल के बारे में बताया था। इन्हीं वजह से इसका जो रंग है सुनहरा पीला नज़र आता है, जो एक प्रकार का सोने जैसा गोल्डन कलर दिखता है। तो लिखिए इसी कारण, इसी में लिख लीजिए, इसी कारण इसका रंग सुनहरा पीला दिखाई देता है, जिस वजह से इसे स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। स्वर्ण शैवाल या गोल्डन एल्गी, यहाँ लिख लीजिएगा, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। गोल्डन एल्गी कहा जाता है। जब हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने पादप प्लवक के बारे में डिस्कशन किया था, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में मैंने चर्चा किया था। मैंने बताया था कि एक प्रकार के समुद्र में पाया जाने वाला क्या होता है, समुद्री भोजन होता है वो पादप प्लवक, जो फूड चेन का भी एक हिस्सा होता है वो। तो ये जो पादप प्लवक है वो मैक्सिमम डायटम के बने होते हैं। तो डायटम का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में पादप प्लवक के रूप में रहता है। ये पादप प्लवक एक्चुअल में समुद्री जो जंतुएं हैं उनका भोजन के रूप में काम आता है। तो डायटम समुद्री जंतुओं के भोजन के रूप में काम आता है, यानी समुद्री जंतुएं डायटम को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पांचवा लिख लिखिए, ये समुद्री, अच्छा दोनों चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ समुद्री नहीं, जैसे नदियों में भी स्वच्छ जल जहाँ पाया जाता है वहाँ पे, इसलिए मैं समुद्री और स्वच्छ जल एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। दोनों जगह पे डायटम पादप प्लवक के रूप में। पादप प्लवक क्या होता है, एक प्रकार का भोजन होता है, यही होता है पादप प्लवक। डायटम शैवाली होता है, लेकिन ये ऐसे प्लवक होते हैं जिन्हें मछलियाँ या बाकी जो पानी में रहने वाली जंतुएँ हैं वो उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो लिखिए ये समुद्री एवं स्वच्छ जल के पादप प्लवक के बारे में मैं डिस्कशन किया। बस ध्यान रखिए कि ये भोजन का काम करता है। फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, प्लैंक्टन का अधिकांश भाग बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। जैसे पादप प्लवक में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें शैवाल भी अधिकांश भाग में, शैवालों में कौन, डायटम, यानी पादप प्लवक जो समुद्र में या नदियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का पादप है, जो ऐसा पादप है जिसका इस्तेमाल समुद्री जंतुएं, मछलियां वगैरह भोजन के रूप में करती हैं। तो उसमें अधिकांश भाग ये डायटम बना लेता है, यानी डायटम पादप प्लवक के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है, मैक्सिमम इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं समुद्री जंतु। अधिकांश भाग बनाते हैं। लिखिए पादप प्लवक, इसी में लिख लीजिए पादप प्लवक समुद्र में पाया, समुद्र या नदी में, ऐसे लिख लीजिए, समुद्र या नदी में पाया जाने वाला ऐसा पादप है जिसका प्रयोग समुद्री मछलियां, लिख लीजिए, जिसका प्रयोग समुद्री मछलियां एवं अन्य समुद्री जंतुएं भोजन के रूप में करती हैं।
अर्थात दूसरे शब्दों में पादप प्लवक, दूसरे शब्दों में पादप प्लवक जलीय जंतुओं के भोजन के रूप में महत्वपूर्ण होता है। जलीय जंतुओं के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ऐसे लिख लीजिए, स्रोत होता है। इसी को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए डिटेल से लिखा दिया ताकि आप सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक ऐसा पादप है जो जलीय जंतुओं के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो समुद्र या जाहिर सी बात है जल में ही पाया जाएगा ये पादप। तो जलीय जो पादप है, जो प्लांट है, उसमें क्या शैवाल आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उसमें ये जो शैवाल है डायटम एक अहम रोल निभाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे लिखिए। कहा जाता है कि अगर 60 टन की एक मछली हो, कौन सी मछली हो सकती है? बड़ी मछली, व्हेल मछली हो सकती है, नीली व्हेल। तो 60 टन की अगर ब्लू व्हेल मछली है, कई बार देखा गया ऐसा, अगर वो फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है तो उसके आहार नाल में पाया गया कि कम से कम 2 टन पादप प्लवक मिलते हैं। पादप प्लवक मिलते हैं 2 टन, और इसमें 2 टन में मैक्सिमम लगभग 1 टन से ज़्यादा सिर्फ डायटम था। अभी भी ऐसा है। बड़ी बड़ी जो व्हेल मछलियाँ होती हैं ना, उनके आहार नाल में, क्योंकि वही खाती हैं, वो पादप प्लवक वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, तो उनके आहार नाल में अगर 60 टन की मछली है तो उसमें 2 टन से पादप प्लवक मिलेगा उनके आहार नाल में, और उसमें मैक्सिमम ज़्यादा 1 टन से ज़्यादा सिर्फ डायटम रहता है। इसलिए कहते हैं कि डायटम जलीय जंतुओं का भोजन का अधिकांश भाग डायटम स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है। पादप प्लवक के रूप में अधिकांश भाग डायटम ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बल्कि इस एग्जाम्पल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ये। और ये मतलब मैंने ऐसे ही नहीं बताया एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने जो दिया है ये एक्चुअल सही उदाहरण है। सही उदाहरण मतलब ये कि ऐसी चीज़ें हैं, 60 टन की व्हेल मछली में उसके आहार नाल में 2 टन पादप प्लवक पाए जाते हैं, 2 टन तक पाए जा सकते हैं, जिसमें 1 टन से ज़्यादा सिर्फ डायटम होता है। ऐसा कई बार पाया गया है हकीकत में। तो लिखिए होता है जैसे 60 टन की नीली व्हेल मछली, नीली व्हेल, चूँकि व्हेल मछली की श्रेणी में तो आता नहीं है, तो प्रकार का जो स्तनपाई है ये, तो इसे लिखिए 60 टन की नीली व्हेल की आहार नाल में 2 टन पादप प्लवक हो सकते हैं, जिसमें अधिकांश ब्रैकेट में लीजिएगा 1 टन से ज़्यादा डायटम होते हैं, सिर्फ डायटम होते हैं। क्लियर है ना? तो आप समझ सकते हैं कि डायटम पादप प्लवक के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि फाइटोप्लैंक्टन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण शैवाल कौन सा है? तो डायटम है। और डायटम क्या है? शैवालों का एक पूरा ग्रुप है जिसमें कई प्रकार के शैवाल आते हैं। मैं अभी लास्ट में लिखवाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आपको लिखवा दूंगा जो डायटम ही उनको बोल सकते हैं। एक पूरा ग्रुप को ही हम बोल सकते हैं डायटम। अच्छा, डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो 2 परतों की बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कौन सा नंबर लिख रहे थे यहाँ पे? 5वां ना 6ठा नंबर लिखिए डायटम की कोशिका भित्ति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डायटम की कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है। 2 परतों की बनी होती है। एक भीतरी परत होती है, दूसरा बाहरी परत होता है। जो भीतरी परत होता है वो पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की। लिखिए भीतरी परत
भीतरी परत पैक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी भीतरी परत पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है और जो बाहरी परत होती है वो एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट की बनी होती है। यानी इसमें एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट्स होते हैं, यानी मतलब सिलिका की उपस्थिति होती है। होता क्या है कि सिलिका होने के कारण डाइटम की जो कोशिका भित्ति है एक प्रकार का कभी ना खत्म होने वाला रूप धारण कर लेता है, यानी नष्ट नहीं होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है इसकी कोशिका भित्ति। अब डाइटम मरते हैं, मृत होते हैं। जब मृत होगा तो उसकी कोशिका भित्ति धीरे धीरे समुद्र के नीचे बैठेगी। तो समुद्र के अंदर जब बैठती है कोशिका भित्ति तो वो जीवाश्म का रूप ले लेता है। और ये कभी कभी की देखा गया है कई जगह, जैसे कैलिफोर्निया में और कई जगहों तटों पर देखा गया है कि डाइटम की कोशिका भित्ति समुद्र के अंदर बैठ करके एक बड़ा क्षेत्र बना लेती है, एक प्रकार का लैंड बना लेती है, भूमि बना लेती है। तो इसे बोलते हैं डाइटमी भूमि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैलिफोर्निया तट पे माना जाता है, जो डाइटमी भूमि की मोटाई लगभग 300 फीट के लगभग पहुंच जाती है, बहुत मोटे हो जाते हैं डाइटमी भूमि, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए इसके, अच्छा भीतरी परत हो गया, लिखे बनी होती है तथा बाहरी परत, तथा बाहरी परत एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट की बनी होती है, सोडियम के सिलिकेट की बनी होती है, बनी होती है। अब क्या होता है, सिलिकेट का मतलब हो गया कि इसमें सिलिका की उपस्थिति है, ध्यान रखिए। और सिलिका की उपस्थिति होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति कभी नष्ट नहीं होती थी। यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्न पूछा गया कि डाइटम की कोशिका भित्ति नष्ट न होने के कारण क्या है, क्योंकि इसमें सिलिका की उपस्थिति है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिलिका की उपस्थिति के कारण, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सिलिका की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण डाइटम की कोशिका भित्ति, डाइटम की कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, ध्यान रखिए। जब डाइटम मृत हो जाते हैं, लिख रहा है ना, मृत हो जाते हैं तो उनकी भित्ति, उनकी भित्ति मतलब वही कोशिका भित्ति समुद्र के तली में जमा होकर, क्या होता है, जो कि भित्ति अब सिर जमा हो रही है तो एक जीवाश्म का रूप ले लेता है, वो जमा होकर जीवाश्म का रूप ले लेता है, जीवाश्म का रूप ले लेता है, ले लेता है, जीवाश्म का रूप ले लेता है। यही जब जमा होने लगता है, एक बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है तो उस पूरे एरिया को डाइटमी भूमि के नाम से जाना जाता है। लिखिए, जब यही जीवाश्म एक बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है तो उसे डाइटमी भूमि कहा जाता है, डाइटमी भूमि कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कैलिफोर्निया का समुद्री तट है, कैलिफोर्निया का समुद्री तट है जहां डाइटमी भूमि की मोटाई, डाइटमी भूमि की मोटाई 300 फीट तक हो गई है। मोटाई की बात हो रही है, सोचिए कितने लंबे समय से वो वहाँ पे डाइटम मृत हो रहे हैं, उनकी कोशिका भित्ति जमा होती जा रही, जमा होती जा रही है, उसकी मोटाई 300 फीट तक पहुँच जा रही है। इंपॉर्टेंट है ये। तो डाइटमी भूमि क्लियर हो गया क्या होता है डाइटमी भूमि। पहले क्या होता था आईएएस वगैरह में 2-2 नंबर के जब मेंस में प्रश्न पूछते थे तो ऐसे ही प्रश्न पूछता, डाइटमी भूमि क्या है, लिखिए।
तो यहाँ से आपका एक पूरा मेंस वाला सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। अब चूँकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं, मेंस में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है। पहले का जो पैटर्न होता था बड़ी फिक्स पैटर्न होता था, वो सही भी होता था, ताकि हर तरीके की जानकारी बच्चे से निकलवा ली जाती थी, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, 15 नंबर में। इससे होता था कि बच्चे के अंदर एक वैरायटीज़ देखने को मिलती थी, विविधता देखने को मिलती थी कि लड़का छोटे रूप में कैसे एक्सप्लेन कर पाता है, उसी चीज़ को बड़ा रूप में अगर व्याख्या करना हो तो कैसे कर पाता है, वो चीज़ें देखी जाती थी। और यही सही तरीके से एक सही तरीका भी था। अभी जिस तरीके से बदलाव का दौर चल रहा है, अभी आयोग खुद ही अपने आप को नहीं तय कर पाया है कि एक्चुअल में ये तरीका सही है कि नहीं, वो खुद ही प्रयोग में चल रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि मेंस में भी लगातार मेंस की आलोचना हो रही है, जो जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और जैसे बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं उसको लेकर के लगातार घेराव हो रहा है, आयोग पे आलोचना होता आ रहा है कि इनका पैटर्न ही अभी तक ये फिक्स नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए। जबकि पुराना वाला जो पैटर्न था वो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न था। अगर वही पैटर्न होता तो अभी जिस तरीके के बच्चे निकल रहे थे ग्रामीण एरियाज़ के, मिडिल क्लास के बच्चे, उनका जलवा होता। लेकिन अब जो पैटर्न लगातार जिस तरीके से बदलाव होता जा रहा है, ख़ास तौर से यूपीएससी में, वो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाया है तो मिडिल क्लास के बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, क्योंकि पैटर्न उनके जस्ट अपोजिट जा रहा है, विपरीत जा रहा है। फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं लगातार। आप देख ही रहे हैं कि रिजल्ट धीरे धीरे अब सुधर रहा है। जब बदलाव हुआ था आज से लगभग 10-12 साल पहले, लगभग 14-15 के लमसम, तो उस बदलाव के बाद तो पूरा ग्रामीण एरिया और मिडिल क्लास के बच्चे पूरी तरीके से बाहर ही थे, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। ऐसे स्टेट पीसीएस में जो बदलाव किए गए हैं अभी, जैसे यूपी में बदलाव हुआ, एमपी में, राजस्थान में, झारखंड में, लगभग सभी स्टेट पीसीएस ने जो बदलाव किया है वो बदलाव कुछ हद तक सही है। उसका असर भी दिख रहा है कि लड़के मिडिल क्लास और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, अभी उनका जलवा वहाँ पे बना हुआ है। इसी वजह से मैं लगातार बोलता हूँ कि मेहनत करते रहिए, जलवा आप ही का होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई वर्ग होता है तो मिडिल क्लास के बच्चे ही होते हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता। यहाँ तक क्लियर हो गया ना डायटम। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, बस यही पढ़ करके हम लोग एंड कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 वर्गों पे डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे 35-40 मिनट लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के शेष 2 वर्ग बचा वहाँ कर लेंगे। एक चीज़ और हम लोगों को पढ़ना है कि डायटम जो है वो प्रदूषणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता का मतलब है, जैसे कहा जाए कि प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, इसका मतलब कि जरा सा भी प्रदूषण होगा तो उसका रंग ढंग बदलने लगेगा। इसे होता है ना एलर्जिक। जैसे आपको बोला जाए कि आपको ठंड से एलर्जी है या ठंड के प्रति आप संवेदनशील हैं, इसका सीधा सा मतलब कि ठंडी जब भी आएगी आपके बॉडी में कुछ न कुछ बदलाव हो जाएगा, दिखने लगेगा कि ठंडी की वजह से इनको जुकाम हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो। उसी को बोलते हैं संवेदनशीलता, मतलब तुरंत ही प्रभावित हो जाना उससे। संवेदनशीलता का सीधा सा मतलब प्रभावित होना। जिसे बोलते हैं कि मैं बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप समाज में हो रहे बदलाव, जैसे कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है, भूखा पड़ा हुआ कोई, उसको देख करके आप भी दुखी हो जाएंगे। यही होता है संवेदनशीलता, कि किसी के दुख में दुखी हो जाना और किसी के सुख में सुखी हो जाना। संवेदनशीलता का सीधा सा मतलब यही। एक्सक्यूज मी, ठंडी को लेकर के मैं भी थोड़ा संवेदनशील हूँ, ठंड में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। जब बोला जाए कि डायटम प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील थी, इसका सीधा मतलब क्या होगा, प्रदूषक आएंगे तो डायटम में भी बदलाव हो जाएगा। प्रदूषण गायब हो जाएंगे तो उसकी वजह से प्रदूषण आ गया तो डायटम मुरझाना शुरू कर देगा। प्रदूषक खत्म तो डायटम खिलखिला के खिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कई बार प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे पानी में प्रदूषण है, ये अंदाज़ा लग जाता है इससे कि पानी में यहाँ पे प्रदूषण है, क्योंकि डायटम मुरझा रहा है। इसलिए बोलते हैं इसको कि ये प्रदूषण का सूचक के तौर पे भी काम करता है। तो अगला लास्ट पॉइंट हम लोग को होगा इसका 7वां नंबर, लिख लीजिए। डायटम पानी के अंदर, ध्यान रखिएगा, डायटम पानी के अंदर प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः ये प्रदूषक सूचक का भी कार्य करते हैं। सूचक का भी कार्य करते हैं। पानी के अंदर मतलब ध्यान रखिए कि कौन से प्रदूषक, पानी प्रदूषक। पानी प्रदूषण के सूचक का भी कार्य एक प्रकार से डायटम करते हैं। तो डायटम की ये विशेषताएं रही है। कुछ प्रमुख एग्जाम्पल लिख लीजिए डायटम के उदाहरण।
डाइटम के उदाहरण। कम से कम 8-9 तो लिख लीजिए उदाहरण डाइटम के। हालांकि उदाहरणों में से प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछा गया, सिर्फ डाइटम दे देगा तो आप अपना अंदाजा लगा लेंगे कि डाइटम की बातें हो रही है। जैसे एक लिखिए साइक्लोटेला नंबर 1, ये सब डाइटम है। साइक्लोटेला, रूटिलेरिया, रूटिलेरिया, तीसरा हो जाएगा नेविकुला, नेविकुला, पिन्यूलेरिया, चौथा हो जाएगा पिन्यूलेरिया, पिन्यूलेरिया, फ्रेजिलेरिया, पांचवा फ्रेजिलेरिया, छठा हो जाएगा यूनोटोरिया, यूनोटोरिया, छठवा हो जाएगा एस्टेरिओनेला, 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 आठवां हो जाएगा मेलोसाइटा, इंपॉर्टेंट है ये मेलोसाइटा, नवा हो जाएगा सिनिडरा, ये भी एक प्रकार का डाइटम है सिनिडरा, हाइलोडिस्कस 10वां लिख लीजिएगा, हाइलो डिस्कस, ये भी एक प्रकार का डाइटम है। एक लिख लीजिए लिकोमफेरा, लिकोमफोरा, सॉरी लिकोमफोरा, ये भी प्रकार का डाइटम है। एक और लिख लीजिए डिप्लोनीस, एक और लिखना तो और लिख लीजिए ट्राई सीरेटियम, ट्राईसीरेटियम। ये सब डाइटम के एग्जाम्पल, जिसमें आपको कुछ नाम याद रखना होगा। जैसे नेविकुला को आपको याद रखना है, और इसके अलावा एक और नाम मैंने बताया था बड़ी मज़ेदार, सिनिड्रा, ये खूब पूछता है, ये याद रखिएगा। और इसमें से और पूछा फ्रेजिलेरिया, ये भी पूछा गया है, पिन्यूलेरिया, लेरिया वाला याद रखिएगा, रूटिलेरिया, साइक्लोटेला, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे नाम पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये सब डाइटम के एग्जाम्पल हैं। तो ये डाइटम ख़त्म हो गया। गोल्डन एल्गी, स्वर्ण शैवाल हम लोगों ने देख लिया है। अब भूरा शैवाल बचा हुआ है और लाल शैवाल बचा हुआ है। इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोगों का शैवाल वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए